नमस्कार। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। सामाजिक विज्ञान की क्लास में कक्षा 10 के तमाम विद्यार्थी जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जो उनकी सामाजिक विज्ञान का पेपर बाकी है उनके लिए भी, और जो कक्षा 9 से कर्मोन्नत होकर आए हैं उनके लिए भी ये क्लास बराबर रूप से उपयोगी है। इसलिए आप ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करें और जो जो चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा उनको नोट भी करते जाएं ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ सके और आप इनको दोबारा देख सके, क्योंकि एक बार पढ़ा हुआ अगर दोबारा उसका पुनरावलोकन कर लिया जाए तो वो आसानी से याद हो जाता है। तो सामाजिक विज्ञान में पहला चैप्टर, पहला अध्याय जो है वो है स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से लेके 1276, यानी सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के अलग अलग पार्ट हैं, जिनमें पहला पार्ट इतिहास का है और इसका पहला अध्याय है स्वर्णिम भारत। अध्याय का नाम है। बोर्ड परीक्षा में 10वीं परीक्षा में इस अध्याय से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक अति लघु उत्तरात्मक जो 1 नंबर का होता है और एक लघु उत्तरात्मक सेकेंड टाइप का जो कि 4 नंबर का होता है। कुल मिलाकर के 5 नंबर के 2 प्रश्न इस अध्याय में से आते हैं। तो जो अभी तैयारी कर रहे हैं पेपर की उनके लिए भी ये जरूरी है और जो नए विद्यार्थी 10th में आए हैं वो भी। जो पुराने हैं उन्होंने सिलेबस पूरा किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, कई बार हमने उनकी मॉडल भी लिए हैं, तो उनको पूरी जानकारी है। एक बार उनका रिवीजन वापस हो जाए, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। और जो नए बच्चे आए हैं वो इनको ध्यानपूर्वक समझे। हमने पिछले साल 9th क्लास में विश्व की बहुत सारी सभ्यताओं के बारे में अध्ययन किया था। इस बार हम केवल और केवल भारत के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत, स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत यानी भारत का इतिहास का वो काल जिस काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। इतिहास का जो प्रारंभिक चरण है, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल। हम यहाँ प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे और इसी काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। तो ये स्वर्णिम भारत शुरू से लेकर के, जब से इतिहास की शुरुआत हुई तब से लेकर के 1206 ईस्वी तक का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। हमारा जो देश है भारत, जिसकी जानकारी अगर हम प्राप्त करें तो आज जो भारत हमें दिखाई देता है या जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र भारत का है या मानचित्र जो आप भारत का देखते हैं, भारत केवल वहां तक ही सीमित नहीं था, वरन प्राचीन काल में भारत वर्तमान के बहुत सारे भारत के पड़ोसी देशों तक इसकी सभ्यता और संस्कृति विस्तृत थी। हमारा जो देश है इसका आदर्श क्या रहा है? हमारे देश का आदर्श रहा है वसुदेव कुटुंबकम। हमारे देश का आदर्श है वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया एक परिवार है। संस्कृत का एक श्लोक है, अयम निज परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। उदार चरित्र वालों के लिए, विशाल हृदय वालों के लिए ये पूरी पृथ्वी एक परिवार है और यह हमारे भारत का आदर्श रहा है। हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं तब भी और अब भी। आज भी हमारे प्रधानमंत्री जब भी बात करते हैं तो यही बात करते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम की हमारा आदर्श रहा है शुरू से ही। और दूसरा, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखे, सर्वे संतु निरामया, ये सभी सुखी हो, किसी के भी भाग्य में दुख न हो। तो ये हमारा दूसरा आदर्श है, सर्वे भवन्तु सुखे। सर्वे संतु निरामय, किसी के भी किसी प्रकार का दुख ना हो, सभी सुखी रहे। इसी आदर्श के साथ
हमारे इतिहास की शुरुआत हुई थी और भारत स्वर्णिम भारत था। भारत के इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से होती है। भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से होती है। सिंधु घाटी सभ्यता जिसका काल आज से लगभग, सिंधु घाटी सभ्यता पिछले साल 9th क्लास में हमने इस सभ्यता के बारे में अध्ययन किया और यह जो सभ्यता है आज से लगभग 4,500 साल पुरानी सभ्यता है। यानी कि भारत की भूमि पर सभ्यताओं का विकास लगभग 5,000 साल पहले शुरू हो चुका था। सिंधु घाटी सभ्यता को हमने पिछले साल पढ़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल है और वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल जो था इसे 2 चरणों में बांटा गया, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल। जो हमारे प्राचीन वैदिक साहित्य है जिनमें वेदों का प्रमुख स्थान है, 4 वेद है जिसमें भारत के संपूर्ण ज्ञान की चर्चा है। हर विषय, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, चाहे अर्थ से संबंधित हो, किसी भी प्रकार का विषय हो, संपूर्ण ज्ञान का एकमात्र स्रोत वेद थे उस काल में। और वैदिक काल जो था, ये वैदिक काल पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें तो पूर्व वैदिक काल जो था, पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल जो था यह 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक, यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक। अब हालांकि मैंने 9th क्लास में ही और जो 10वीं में पढ़ रहे हैं उनको भी, सभी को पहले ही क्लास में बता दिया था कि ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या फर्क होता है। लेकिन मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूं कि ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा के जन्म से पहले, ईसा के जन्म से पहले, और ईस्वी का मतलब है ईसा के जन्म से, यानी ईसा के जन्म के बाद की घटनाएं हैं, और ईसा पूर्व का मतलब ईसा के जन्म से पहले की घटनाएं हैं। और ईसा का जन्म कब हुआ? तो ईसा का जन्म आज से 2020 साल पहले हुआ था। 2020 ईस्वी सन चल रहा है, ईसा के जन्म से इस संवत की शुरुआत हुई है। तो ईस्वी सन का मतलब ईसा के जन्म के बाद। उदाहरण देखते हैं, 1500 ईसा पूर्व या 1000 ईसा पूर्व या 600 ईसा पूर्व, कोई सा भी ले लीजिए। तो 600 ईसा पूर्व का मतलब क्या होगा? तो यहां आप समझिए 600 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा के जन्म से 600 साल पहले। और ईसा के जन्म को कितने साल हो गए? 2020, ईस्वी सन 2020 चल रहा है वर्तमान में, तो इसमें 2020 आप जोड़ दीजिए, ऐड कीजिए 2020। तो अब इनका योग आता है 2620, यानी 600 ईसा पूर्व का मतलब है आज से 2620 साल पहले। और इसी की जगह अगर ईसा पूर्व न होकर के 600 ईस्वी होता, ईस्वी सन 600 ईस्वी, ई लिखते हैं या पूरा ईस्वी लिखते हैं, तो अगर हम 600 ईस्वी की बात करें तो हमें 600 को 2020 से बाकी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यह घटना ईसा के जन्म के 600 साल बाद की है। तो 600 ईस्वी का मतलब होगा 2020 माइनस 600, और इसका मतलब हो जाएगा यह 1420 साल पुरानी घटना है। 2020 में से 600 बाकी निकालो, इसका मतलब आज से लगभग
1420 साल पुरानी घटना, और वो घटना 2620 साल, यानी कि दोनों घटनाओं में 14, 6 और 6 1200 साल का अंतर है, और लिखने में केवल ईपू और ई इतना ही फर्क आएगा। एक बात और क्लियर कर दूं, यहां पर जो ईसा पूर्व और ईसवी सन है, हम लिखते हैं ईसा पूर्व और एक तरफ लिखते हैं ईसवी। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बीसीबी लिखते हैं और ईसवी को अंग्रेजी में एडी लिखते हैं। BC दैट मीन्स बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, ईसा से पहले की घटना, और एडी का मतलब एनो डोमिनी, नॉट आफ्टर डेथ। बहुत सारे गलती से इसका अर्थ आफ्टर डेथ कर देते हैं। आफ्टर डेथ नहीं है ये कि भाई ईसा की मृत्यु के बाद। अगर ऐसा होता तो ईसा के जन्म से लेकर ईसा की मृत्यु तक का जो बीच का काल, उनका जो जीवन काल था, वो फिर काल गणना कैसे संभव हो पाती। इसलिए इसका मतलब आफ्टर डेथ नहीं है, इसका मतलब है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब द ईयर ऑफ लॉर्ड, वह साल जिस साल में प्रभु यीशु का जन्म हुआ, और वो साल आज से 2020 साल पहले था। इसका मतलब एनो डोमिनी यानी ईसा के जन्म से, और ये ईसा के जन्म से पहले की घटना। आजकल इतिहासकारों ने इसके लिए एक नया शब्द प्रयोग में लेना शुरू किया है, और ईसा पूर्व के लिए वो काम में लेते हैं BCE, और ईसवी के लिए काम में लेते हैं CE। BCE दैट मीन्स बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, कॉमन यानी सामान्य, एरा यानी युग, और बिफोर यानी पहले, सामान्य युग से पहले की घटना है, और CE का मतलब कॉमन एरा। तो ईसा के जन्म को सामान्य युग की संज्ञा दी गई है, और सामान्य युग ईसा के जन्म से है, उससे पहले की घटना यह है, और उसके बाद की घटना यह है। तो जब भी इतिहास में सन सम्मत लिखे जाएं, तो आप इन तथ्यों का विशेष ध्यान रखें कि ईसा पूर्व और ईसवी दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, और इन्हें आपको समझना पड़ेगा। मैंने यहाँ डिटेल से समझा दिया है, फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो हम एक बार इस पर फिर चर्चा करेंगे क्लासरूम में। अब वापस आते हैं यहाँ पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल था। प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें, हमने पिछली बार भी पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय सभ्यता विकसित हो चुकी थी। भवन निर्माण होते थे, बड़े बड़े अन्नागार थे, स्नानागार थे, धार्मिक साक्ष्य भी हमें मिले हैं। माता देवी की मूर्तियां मिली है, पुरोहित की मूर्तियां मिली है, यज्ञ वेदिकाएं मिली है, यानी धर्म भी पूर्ण विकसित अवस्था में था और समाज भी पूर्ण विकसित अवस्था में था। बाटों का मिलना, नापतोल के तराजू का मिलना, पैमानों का मिलना, मुद्राओं का मिलना, इस बात का द्योतक है कि व्यापार वाणिज्य भी उन्नत अवस्था में था। यानी कि भारत में आज से 5000 साल पहले भी सभ्यता पूर्ण विकसित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आई। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे और कांसे का प्रयोग होता था। ये कांसे युगीन सभ्यता थी, लोहे का प्रयोग नहीं था। लेकिन वैदिक काल में आते आते लोहे की खोज हो गई और लोहे का उपयोग होने लगा, और जब लोहे का उपयोग होने लगा तो विकास को बहुत ज्यादा गति मिली, तकनीक भी आई और विकास भी हुआ। वैदिक सभ्यता जो थी ये लोहयुगीन सभ्यता थी। वर्तमान के उत्तर प्रदेश और बिहार में, या यूं कह सकते हैं गंगा घाटी में, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो तो सिंधु नदी की घाटियों में, सिंधु और उसकी सहायक नदियां सिंधु, सरस्वती, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और व्यास, इनकी घाटियों में विकसित हुई। और वैदिक कालीन जो सभ्यता थी ये गंगा यमुना की मैदानी प्रदेशों में विकसित हुई, यानी कि वर्तमान का मुख्य रूप से अगर बात करें तो यूपी और बिहार, यहां पर वैदिक सभ्यता थी। और वैदिक काल में छोटे छोटे कबीले थे,
वो कबीले एक होकर के छोटे छोटे जनपद बन गए थे, छोटे छोटे जनपद बन गए थे, जिनका एक मुखिया होता था, जिनकी अपनी राजनीतिक व्यवस्था होती थी, और आगे चल करके एक जनपद में दूसरा जनपद मिलकर के या ताकतवर जनपद ने कमजोर जनपदों को अपने में मिला लिया। इस तरह से एक बड़ा जनपद बन गया, दो या दो से अधिक जनपदों को मिला करके जो जनपद बना उसे महाजनपद कहा गया। और इस तरह से भारत में, संपूर्ण उत्तर भारत में बहुत सारे महाजनपद हो गए, और महाजनपदों की जो व्यवस्था थी वो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। तो वैदिक काल के बाद महाजनपद काल, महाजनपद काल, और महाजनपद काल कहां से कहां तक है? 600 ईसा पूर्व या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 325 ईसा पूर्व तक का काल जो है वो महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। भारत में, संपूर्ण उत्तर भारत में उस समय 16 महाजनपद थे। संपूर्ण उत्तर भारत में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद, 16 महाजनपद थे। और इन 16 महाजनपदों में काशी, कौशल, मगध, अवंती, सूरसेन, मत्स्य, चेदी, अस्मक, मल, छोटे छोटे और बहुत बड़े, हर प्रकार के 16 महाजनपद थे, उत्तर भारत में थे। इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है? 16 महाजनपद थे, इस बात की जानकारी हमें बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो उत्तर होगा अंगुत्तर निकाय। ध्यान दें, अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने योग्य है कि किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? अंगुत्तर निकाय। और ये किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। 10वीं की कक्षा में यही बताया गया है पुस्तक में। लेकिन इसके अलावा मैं आपको अतिरिक्त जानकारी दे देता हूं, एक धर्म ग्रंथ और है जिसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है, और उस धर्म ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र। हालांकि 10वीं की पुस्तक में केवल अंगुत्तर निकाय का ही लिखा हुआ है, ये आप याद करें, लेकिन भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। और यह जो ग्रंथ है भगवती सूत्र, ये जैन धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से नहीं है, जैन धर्म। और जैन और बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो इनका उदय महाजनपद काल में हो चुका था। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, ये दोनों ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए थे। और जैन धर्म तो महावीर स्वामी से भी बहुत पुराना है, ऋषभदेव के टाइम का है। पिछले साल हमने विश्व के विभिन्न धर्मों के बारे में पढ़ा, तब हमने ये समझा था कि ये कितने पुराने धर्म हैं, और इनके बारे में हमें पूरी जानकारी पिछली क्लास में मिल गई थी। तो अब वो जो धर्म ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, वो हमें 16 महाजनपदों के बारे में बताता है। अब ये जो 16 महाजनपद थे, दोनों प्रकार के थे, 2 प्रकार की राज्य व्यवस्थाएं थी। यहाँ पर कौन कौन सी राज्य व्यवस्थाएं थी? यहाँ पर राजतंत्र भी था, बहुत सारे जनपदों में राजतंत्र था, और कुछ जनपद ऐसे थे जिनमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी थी। देखिए, राजतंत्र और गणतंत्र, हमारा भारत वर्तमान में गणतंत्र है। जब हम हमारे संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो पहली लाइन है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी गणराज्य यहां पर शब्द आता है। और गणराज्य शब्द महाजनपद काल में भी आता है। कुछ गणराज्य मल जो महाजनपद था
वो गणराज्य था। मगध जो था वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। राजतंत्र में क्या होता है कि जो महाजनपद का मुखिया या राजा होता है उसके बाद उसका पुत्र ही राजा बनता है। उसका पुत्र या उसका वो उत्तराधिकारी, ये वंशानुगत होता है। पिता के बाद पुत्र या उसका भाई जो भी है वो उसका उत्तराधिकारी शासक बनता है। लेकिन गणतंत्र में ऐसा नहीं होता है। गणतंत्र वंशानुगत नहीं होता है। राजा के मृत्यु के बाद कोई जरूरी नहीं है कि राजा का पुत्र ही मुखिया बने, शासक बने। गणतंत्र का मतलब जनता के द्वारा चुने हुए लोग शासन करते थे। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि भारत में 600 ईसा पूर्व यानी कि आज से तकरीबन 2500 साल पहले भी गणतंत्र था। राजतंत्र के साथ साथ में गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी प्राचीन भारत में थी। तो फिर भारत स्वर्णिम क्यों नहीं होगा? निसंदेह रूप से होगा। इसलिए यहां पर हमें समझना है कि महाजनपदों में राजतंत्र और गणतंत्रात्मक दोनों व्यवस्थाएं थी और इनमें कुछ जो महाजनपद थे वो गणतंत्र थे और अन्य राजतंत्रात्मक थे। अब हम इन 16 महाजनपदों की बात करें। इन 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद राजस्थान में थे। 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद और कुछ छोटे जनपद, जिन्हें महाजनपद नहीं कह सकते, कुछ छोटे जनपद राजस्थान में थे। तो राजस्थान में कौन कौन से महाजनपद थे? राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन कौन से थे? ये प्रश्न बोर्ड में पहले भी पूछा गया है कि राजस्थान में स्थित महाजनपदों के नाम बताइए। तो राजस्थान में 3 महाजनपद थे। पहला महाजनपद जो राजस्थान में था कुरु महाजनपद। हमने महाभारत के बारे में जानकारी प्राप्त की है और अभी वर्तमान में तो लॉकडाउन में आपने देखी भी होगी टीवी पर। कुरु जो जनपद था इसकी राजधानी हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी और कुरु जो जनपद था इसका विस्तार वर्तमान दिल्ली के आसपास, वर्तमान की दिल्ली उसके आसपास था। लेकिन राजस्थान का कुछ हिस्सा जिसमें हमारा अलवर जिला शामिल है, अलवर और जयपुर जिले का कुछ भाग इस कुरु महाजनपद में शामिल था। कुरु महाजनपद में जयपुर और अलवर का कुछ भाग शामिल था और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर थी। इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर इसकी राजधानी थी। दूसरा जो जनपद राजस्थान में उसका नाम मत्स्य जनपद वर्तमान का जयपुर जिला और जयपुर जिले में विराटनगर तहसील है आज भी, वो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो मत्स्य जनपद राजस्थान के जयपुर और अलवर में था। ध्यान रहे वो जो जयपुर और अलवर का भाग है वो दिल्ली और हरियाणा की तरफ वाला भाग है और ये जो है दूसरा हिस्सा है। महाजनपद बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते थे लेकिन उनका जो क्षेत्र था दोनों का वर्तमान के उत्तर प्रदेश और अलवर जिलों में। मत्स्य जनपद की राजधानी थी बेराट या विराटनगर। ये कस्बा वर्तमान में भी जयपुर जिले में है, विराटनगर, बेराट या इसे विराटनगर कहेंगे। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में ही बिताया था, मत्स्य नरेश के यहीं बिताया था और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह विराट नरेश की पुत्री उत्तरा के साथ हुआ था। महाभारत काल में भी इस बात की जानकारी हमें मिलती है। मत्स्य के बाद में तीसरा जो महाजनपद राजस्थान में था वो है सूरसेन। सूरसेन जनपद वर्तमान जो ब्रज प्रदेश है, वर्तमान ब्रज प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश वृंदावन का आसपास का इलाका, वो सूरसेन था और राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर और करौली जिलों में यह विस्तृत था। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ लगता हुआ राजस्थान का पूर्वी भाग जिसमें
हमारे धौलपुर, भरतपुर और करौली जिले शामिल है जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है। वहां पर सूरसेन महाजनपद का विस्तार था और सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। मथुरा महाभारत काल में कंसिया का शासक था और श्री कृष्ण ने उसका दमन करके मथुरा को उसके आतंक से मुक्त करवाया था। तो राजस्थान के अंदर 3 महाजनपद थे, कुरु, मत्स्य और सूरसेन। इन 3 महाजनपदों के अलावा राजस्थान में कुछ जनपद भी थे, छोटे जनपद थे, जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो राजस्थान में 3 महाजनपदों के अलावा कुछ जनपद भी थे। तो उन जनपदों में एक था जांगल। जांगल प्रदेश यानी वर्तमान में बीकानेर जिले का जो पूरा क्षेत्र है, नागौर जिले का कुछ क्षेत्र जो है वो बीकानेर और नागौर जिलों में वर्तमान में ये जिले हैं। पहले इन्हें जांगल प्रदेश कहा जाता था और जांगल प्रदेश की राजधानी थी अहिछत्रपुर। जांगल की राजधानी कहां थी? अहिछत्रपुर। और अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है? अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम है नागौर। नागौर का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर है और ये जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करते थे। जांगल जनपद हुआ करता था, इसलिए बीकानेर के जो शासक थे ये अपने आप को जांगलधर बादशाह कहते थे और बीकानेर के राजसिंह में भी यही लिखा हुआ है जांगलधर। तो जांगलधर इसीलिए कहा जाता था क्योंकि ये जांगल प्रदेश था और महाभारत काल में भी जांगल प्रदेश का उल्लेख है। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर यानी वर्तमान का नागौर था। दूसरा एक महत्वपूर्ण जनपद राजस्थान में सीवी। देखिए सीवी एक जनजाति थी। सीवी एक जाति थी जो कि वर्तमान का जो पाकिस्तान में स्थित पंजाब है वहां निवास किया करती थी। पाकिस्तान में स्थित दक्षिणी पंजाब में सीवी जनजाति निवास किया करती थी, लेकिन उन पर जब विदेशी अटैक हुए यानी बाह्य आक्रमणकारियों ने उनको वहां से खदेड़ दिया तो वह जाति राजस्थान की तरफ कूच कर गई और यहाँ आकर के उन्होंने वर्तमान का जो हमारा चित्तौड़ है उसके आसपास अपना निवास बनाया और वहां पर वो रहने लगे। तो जो सीवी जनपद था वो वर्तमान के चित्तौड़ के आसपास में था। सीवियों के सिक्के भी मिले हैं और उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां हमें मिलती है। इस सीवी जनपद की राजधानी थी वो मध्यमिका या नगरी थी। नगरी जो कि चित्तौड़ जिले में, चित्तौड़ शहर से कुछ ही दूरी पर है, या उसका नाम मध्यमिका। मध्यमिका कुछ ग्रंथों में मजमिका लिखा हुआ मिलता है। मजमिका, मध्यमिका या उसे नगरी के नाम से जानते हैं। ये सीवी जनपद था, राजस्थान में था। सीवी जनपद के अलावा भी कुछ जनपद राजस्थान में आए, उनमें एक थे योधे। हालांकि 10वीं की पुस्तक में यह नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं कि योधे जनपद जो था ये वर्तमान के हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में स्थित, यानी वर्तमान में जहां हनुमानगढ़ गंगानगर जिले है वहां पर योधे लोग थे। और कालांतर में अर्जुनायन जाति के लोगों ने, अर्जुनायनों ने भी राजस्थान के कुछ हिस्से पर अपना कब्जा जमाया और ये वर्तमान का जो हमारा भरतपुर क्षेत्र है वहां पर बाद में स्थापित हुए। तो ये कुछ जनपद थे, जांगल, सीवी, योधे, अर्जुनायन, ये राजस्थान में स्थित जनपद है। और 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपदों का विस्तार राजस्थान में था, कुरु, मत्स्य और सूरसेन। ये महाजनपद धीरे धीरे क्या हुआ, महाजनपदों की विस्तारवादी नीतियों ने और जो कुछ छोटे जनपद थे उनमें और जो गणराज्य जो महाजनपद थे उनमें आपसी गुटबाजी और कमजोर स्थिति के कारण बड़े महाजनपदों ने उनको अपने राज्य में मिला लिया और एक बड़ा साम्राज्य बनाने में सफलता प्राप्त की। तो आगे का जो इतिहास है वो साम्राज्यवादी इतिहास है, यानी जब बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण किया, सम्राट बने,
बड़े राजा बने, जिनकी एक सार्वभौमिक सत्ता थी और भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर जिनका नियंत्रण था और उन्होंने शासन किया। इनमें जो महाजनपद थे, इन महाजनपदों में सबसे ताकतवर जो महाजनपद था वो मगध था। सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर जो महाजनपद था, शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था। मगध वर्तमान में जहां बिहार स्टेट है, बिहार राज्य जहां है, वहां पर मगध महाजनपद था और मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पहले राजगृह थी, बाद में लंबे समय तक पाटलिपुत्र राजधानी रही। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है और यह पटना आज भी बिहार की राजधानी है और उस समय भी मगध की राजधानी थी। तो मगध जो महाजनपद है ये सबसे शक्तिशाली था और यहीं से इस महाजनपद ने अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया, इसलिए इसको मगध साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। तो हम मगध साम्राज्य के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे और मगध पर शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो पाठ्यक्रम लगा रखा है उसके अनुसार हम मगध के जिन राजवंशों के बारे में अध्ययन करेंगे, हालांकि मगध का जो सबसे प्राचीन राजवंश है बृहद्रथ वंश है और बृहद्रथ वंश के बाद में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश का शासन रहा। लेकिन हम जो राजस्थान के पाठ्यक्रम है उसके अनुसार अगर हम अध्ययन करें तो हम जिन राजवंशों का अध्ययन करेंगे उनमें महत्वपूर्ण वंश है मौर्य वंश। मौर्य वंश, नंद वंश का खात्मा करके मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद में हम पढ़ेंगे मौर्य, फिर शुंग, मौर्यों को पढ़ेंगे, शुंगों को पढ़ेंगे, शुंग वंश पढ़ेंगे, सातवाहन, कुषाण और गुप्त। सातवाहन ये मगध के तो मौर्य, शुंग और उसके बाद में सातवाहन, गुप्त और कुषाण जो है ये उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में, क्योंकि बाद में जो सत्ता का केंद्र था वो पाटलिपुत्र से खिसक करके मध्य भारत में आ गया था। तो मौर्य, शुंग, सातवाहन और कुषाण वंश के बारे में हम कल के वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। गुप्तों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए क्योंकि शुरुआत है इसलिए इतना काफी है। आज का जो लेसन था इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो महाजनपदों वाली है। महाजनपदों का उल्लेख किसमें है, कितने महाजनपद भारत में थे, राजस्थान में कितने महाजनपद थे, उनकी राजधानी कौन कौन सी है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको आप नोट करें। अगर किसी विद्यार्थी को परेशानी हो तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर प्रश्न पूछ सकता है, सभी के पास मेरा नंबर है। अगर नहीं है तो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। यह जो वीडियो है मेरे YouTube चैनल पर रहेगा, लेकिन मैं आप सब विद्यार्थियों को एक जानकारी दे देना चाहता हूं। अभी तो मैं आपको लिंक भेज रहा हूं और उस लिंक से आपको ये वीडियो मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, तो आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। लेकिन ध्यान रहे मेरे YouTube चैनल पर बहुत सारी क्लास है, बहुत सारे क्लास का वीडियो है। क्योंकि मैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को भी पढ़ाता हूं, तो ऊपर वीडियो में शुरुआत में ही अगर उसके ऊपर जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसको आप ध्यान से देख लें, ताकि आप दूसरा वीडियो न देखें। क्योंकि मैं राजस्थान का इतिहास भी पढ़ाता हूँ, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, राज्य व्यवस्था वगैरह, इनसे संबंधित सारे वीडियो आपको मिलेंगे। आपको जो वीडियो देखना है उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको केवाई पब्लिक स्कूल कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। वो वीडियो आप देखें ताकि आपको अपने पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो मिल जाए। अपने रिश्तेदारों को, मिलने वालों को भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि सभी बच्चे इसका फायदा उठा सके। और अगर आपके कंपटीशन की तैयारी करने वाले कोई विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले आपके भाई बंधु रिश्तेदार हैं, तो उनको भी आप लिंक भेज सकते हैं। उनको उनके फायदे की बहुत सारी चीजें इस चैनल पर मिलेगी। उम्मीद करता हूं सब मन लगा करके पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसका रेस्पॉन्स मुझे अच्छा मिलेगा। धन्यवाद।